हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी साहित्य की यूपीएससी तथा यूपीपीएससी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। इसके पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये पूरा वीडियो और आगे आने वाले सभी वीडियोस भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा ताकि कम समय में अच्छी तैयारी की जा सके। अब टॉपिक को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा खंड के पाली भाषा के विषय में पढ़ेंगे। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हम इसे इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, जैसे पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था है। अगर इसके काल की बात की जाए तो यह 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन की शुरुआत तक माना जाता है। पाली के अध्ययन के स्रोत की अगर बात की जाए तो पाली के अध्ययन का मुख्य आधार त्रिपिटक, बुद्ध के वचन, अशोक के कुछ अभिलेख और तत्कालीन अन्य साहित्य हैं। पाली भाषा के अध्ययन में नामकरण की समस्या आती है। पाली भाषा का नाम पाली किस तरीके से पड़ा, इसके संबंध में मतभेद हैं। यदि पहला मत देखा जाए तो पाली की व्युत्पत्ति पल्ली अर्थात ग्राम से स्वीकार की जा सकती है और इसका अर्थ होता है ग्रामीण भाषा। दूसरा मत है कि पाली की उत्पत्ति पाटली से हुई है, पाटली अर्थात पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी। तीसरा मत इसके संबंध में पंक्ति से माना गया है, अर्थात बुद्ध के जो वचन थे उन्होंने पंक्तियों में उसको प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको पाली कहा गया। और चूँकि ज़्यादातर बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, इसलिए इस मत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और चौथा मत है कि पाली प्राकृत शब्द का ही तद्भव रूप है, जो प्राकृत से पहले पाइल और बाद में पाली बन गया। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि पाली का अर्थ पालने वाली से होता है, क्योंकि चूँकि बौद्ध साहित्य पूरी तरीके से पाली में ही लिखा गया था, इसलिए इसको बौद्ध धर्म को पालने वाली कहा जाता है। हालांकि फाइनली यह निष्कर्ष निकलता है कि पाली भाषा मथुरा और उज्जैन के क्षेत्र में ही विकसित हुई थी और धीरे धीरे ये इतनी व्यापक हो गई कि बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार के लिए इसी भाषा को अपनाया था। अब भाषा वैज्ञानिकों में ये मान्यता बन चुकी है कि पाली शब्द वास्तविक संबंध इसका पाली शब्द का पंक्ति या प्राकृत से ही है। इतना जानने के बाद हम पाली की भाषा संबंधी विशेषताओं को देखेंगे। भाषा संबंधी विशेषता में 3 खंड आएंगे, एक तो ध्वनि संरचना, दूसरी व्याकरण संरचना और तीसरी शब्दकोशी प्रवृत्ति। इसमें सबसे पहले हम ध्वनि संरचना पर बात करते हैं। ध्वनि संरचना, इसमें हम बताएंगे कि सबसे पहले ह्रस्व और दीर्घ स्वर किस प्रकार के थे पाली में। तो ह्रस्व स्वरों में इसमें अ, ई, उ, छोटा ए और छोटा ओ यूज़ करते थे और दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, ए, ओ। दूसरा ख पॉइंट है कि इसमें ए और ओ का प्रयोग नहीं होता था, इसके बजाय इसमें ए और ओ प्रयोग होता था। जैसे कौशल के लिए कौशल, शैल के लिए सेल। ग पॉइंट है कि संस्कृत का जो री था उसको पाली में अ, ई या उ के रूप में प्रयोग करते थे। जैसे नृत्यम के लिए नच्चम, ऋतु के लिए उतु, मृत्यु के लिए मित्तु। और संस्कृत की जो री ध्वनि थी वह भी पाली में समाप्त हो गई थी। उसके बाद ईकारांत तथा उकारांत पद भी इसमें विसर्गों का लोप हो गया था। जैसे अग्नि के लिए केवल अग्नि लिखते थे। और पाली में अगर व्यंजनों की बात करें तो पंचमाक्षर वाले व्यंजन नहीं होते थे। जैसे इसमें व्यंजन सिर्फ क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ड़ इस तरीके से होते थे। उसके बाद पाली में श और स, मूर्धन्य स, इन दोनों का दंत स हो जाता था। जैसे शिष्य का शिष्यो, क का कई जगह ग हो जाता था, जैसे लोग का लोग हो जाता था। लोग तो अभी भी हम यूज़ करते हैं। ल का र, जैसे अंगुली के लिए अंगुरी यूज़ करते थे। महाप्राण व्यंजन जो होते हैं वो ह के रूप में उच्चारित होने लगे थे, जैसे गाथा का गाहा, फिर लघु का लहू, इस तरीके से। उसके बाद जो पदांत हलंत व्यंजन थे उनका प्राय लोप हो गया। जैसे जगत के लिए सिर्फ जग यूज़ किया जाने लगा, महान के लिए केवल महा लिखा जाने लगा था। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तित होने लगा था। संयुक्त व्यंजन मतलब जैसे रेफ, जिन शब्दों में रेफ लगा रहता था, कर्म का कम हो गया, सर्प का सप्पो हो गया, धर्म का धम्म हो गया। उसके बाद
उसके बाद हम पाली की व्याकरणिक संरचना को देखेंगे। व्याकरणिक संरचना में क्या है कि संस्कृत में विभक्ति का प्रयोग होता था तथा यह एक जटिल भाषा थी। संस्कृत से हिंदी की तरफ बढ़ने के क्रम में जो सरलीकरण किया गया, उस सरलीकरण की पहली शुरुआत पाली भाषा ने ही की थी। पाली भाषा में संस्कृत के नपुंसक लिंग का सबसे पहले तो लोप हो गया। सारे जो नपुंसक लिंगी जो शब्द थे उन्हें पुल्लिंग बना दिया गया। उसके बाद पाली में द्विवचन का भी लोप हो गया। अब सभी एक वचन और बहुवचन होने लगे और द्विवचन के शब्दों को बहुवचन के अंतर्गत ला दिया गया। इससे जो संस्कृत में लिंग और वचन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रातिपादिक बन जाते थे, प्रातिपादिकों के कई रूप दिखते थे, वह अब उनकी संख्या अब कम होने लगी। तीसरा बिंदु यह है कि पाली में व्यंजनांत प्रातिपादिक स्वरांत हो गए, जैसे जगत का जग। उसके बाद चौथा बिंदु यह है कि पाली में कई जगह बिना विभक्ति का प्रयोग दिखता है और थोड़े थोड़े परसर्गों का प्रयोग भी शुरू हो गया। फिर पांचवा बिंदु यह है कि इसमें तियंत प्रवृत्ति घटने लगी, जैसे पठती के लिए केवल पढ़ई, चलंती के लिए केवल चलंत, ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। छठा पॉइंट है कि लृट लकार में जो इस्य था, जैसे पठिष्यति, करिष्यति, इनका केवल स ऐसा हो गया, करिष्यि। सातवां पॉइंट है कि इसमें भूतकालिक क्रिया का विकास हुआ, जैसे स्थित का थिय। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अभी भी थिय शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरी बात हम शब्दकोशी प्रवृत्ति को लेकर करेंगे। तो चूंकि संस्कृत से हिंदी बनने के क्रम में संस्कृत के शब्दों का तद्भवीकरण ज़्यादा हुआ, तो इसलिए पाली का मूल आधार ही तद्भव शब्द रहे। हालांकि इसमें कुछ कुछ शब्द तत्सम भी पाए गए और देशज, स्थानीय, आंचलिक शब्दों की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। और पाली में कुछ शब्द जैसे धड़, स्त्री के लिए धड़ शब्द, पिता के लिए बप, ढक्कन के लिए ढेकड़ी, इन सब शब्दों का विकास हम देखते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विकास क्रम, संस्कृत से हिंदी के विकास क्रम की जो पहली अवस्था है वो पाली रही। और पाली की प्रवृत्ति को हम निम्न उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे धम्म चक्र पवन सुत यो चायम भिक्खवे हो गया।